आज फॉल्ट के संबंध में चर्चा करते हैं। फॉल्ट मतलब भ्रंशन। देखो, भ्रंशन को समझने से पहले हमें पृथ्वी के संदर्भ में कुछ समझना पड़ेगा। आप देख रहे हैं पृथ्वी गोल है और इसका जो बाह्य परत है मतलब क्रस्ट है ये सॉलिड फॉर्म में है, कठोर है, और इसका जो आंतरिक परत है वो मैग्मा की मतलब स्टेज में है। मैग्मा मतलब हाई टेम्प होता है और मैग्मा जो है ना एक तरल पदार्थ होता है जिसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस जो है ना कोर में देखा गया है। उसके ऊपर जो है ना गारानुमा संरचना है। मेंटल की मैं जो बात कर रहा हूँ, मेंटल में यानी उसके ऊपरी पार्ट में जो है ना ये आपकी जो प्लेटें हैं, सॉलिड प्लेटें, ये तैरती रहती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही है तो उसका आयतन भी कम हो रहा है। तो पृथ्वी के जो ऊपर की परत यानी क्रस्ट है, इस क्रस्ट की जो प्लेट्स होती हैं पृथ्वी की, इस प्लेट्स में विभिन्न प्रकार के फोर्स वर्क कर रहे हैं। टेंशन फोर्स काम कर रहा है और कंप्रेस्ड फोर्स काम कर रहा है, कभी कभी परपेंडिकुलर फोर्स भी काम करने लगते हैं। कहने का मतलब है कि तनाव बल कार्य कर रहा है और संपीड़न बल कार्य कर रहा है और एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जो 90 डिग्री के एंगल पे वर्क कर रहा है। तो ये जो बल कार्य कर रहे हैं तो इनसे कहीं ना कहीं पृथ्वी में उच्चावच आ रहा है। और जो ये प्लेटें जो तेज़ी से टेंस होती हैं या तेज़ी से कंप्रेस्ड होती हैं तो इससे कहीं ना कहीं पृथ्वी की जो शेप है यानी उसकी आकृति है बाहर की, उस बाह्य आकृति में बदलाव आ रहा है। तो उसी बदलाव के तहत हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो जैसे भ्रंशन यानी फॉल्ट के तहत जो है ना तमाम चीज़ आती है। जैसे फॉल्टिंग आता है, फॉल्टिंग मतलब भ्रंशन, और इसको जो है ना विभंग भी आते हैं। विभंग मतलब फ्रैक्चर, और क्रैक्स यानी दरारें भी आती हैं इसके अंतर्गत, क्रैक्स। आपने देखा होगा एक कॉमन भाषा से हम इसको यूज़ करते हैं। कॉमन भाषा के रूप में हम अगर लेते हैं तो क्रैक्स हो गया मतलब हड्डी क्रैक हो गई। जैसे पहले तो हड्डी क्रैक हो गई, इसका मतलब दरार पड़ गई उसमें है। फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर हो गया मतलब टूट गया मतलब उसका मतलब एक स्थान से जैसे ये चीज़ थी, ये मान लो ऐसी जुड़ी हुई थी तो क्रैक हो गई यानी उसमें क्या है, एक दरार आ गई है। और अगर वो फॉल्ट हो गया, फ्रैक्चर हो गया मतलब ये या तो ये टूट के अलग हो गई है या टूट के एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, इस प्रकार से आ जाता है। और तीसरा अगर इसी उसमें हम होते हैं फॉल्टिंग यानी भ्रंशन, तो इसका मतलब होता है कि ये डिस्टर्ब हो जाना मतलब अपने पाथ से हट जाना, तो ये भ्रंशन होता है। भ्रंशन का जो मूल कारण होता है वो कंप्रेस्ड फोर्स और जो है ना टेंशन फोर्स इसके लिए उत्तरदायी है, लेकिन तनाव बल जो है ना इसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तनाव बल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसका मतलब होता है कि तनाव बल जो है ना भ्रंशन में ज़्यादा वर्क करता है, या अधिकतर जो हमें एग्जाम्पल मिलते हैं वो तनाव बल के मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है। देखो, अब भ्रंशन को हम 3 डिवीजन करते हैं। एक सामान्य भ्रंशन है। सामान्य भ्रंशन का मतलब होता है कि सामान्य भ्रंशन तनाव बल के कारण होता है। हम पहले इसका चरण लेते हैं। तो सामान्य भ्रंशन में आप देखते हैं ये जो आपका सामान्य भ्रंशन का ये चित्र जो दिया गया है, इस चित्र में आप देखिए ये सामान्य भ्रंशन की स्थिति है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पहले एक सामान्य धरातल था, सामान्य धरातल बिल्कुल फ्लैट था, मतलब ये जमीन है। इस जमीन में टेंशन फोर्स, देखो 2 चीज़ें समझते हैं अपन। 2 चीज़ों में क्या क्या समझते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है एक विकल्प होता है कि ये सामान्य धरातल, इस सामान्य धरातल को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा। 2 किनारे के हिस्से होगा, इसके एक बीच का हिस्सा हो गया। तो इनको किनारे के हिस्से को बोलते हैं जो साइड के स्तंभ है मतलब पिलर है, साइड पिलर जो है, और मध्य के जो भाग को बोलते हैं वो मिडल पिलर बोलते हैं, मिडल स्तंभ। मतलब इसको 3 भागों में बांट लिया। अगर ये तनाव ऐसे होगा तो हो सकता है कि मध्य का भाग नीचे गिर जाए है, और अगर ये कंप्रेस्ड होगा तो हो सकता है मध्य का भाग जो है ना ऊपर चढ़ जाए। तो इस प्रकार की गतिविधि हो सकती है। जैसे मान लो ये पेपर को लेते हैं, पेपर मान लो ये सामान्य स्थिति में यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको अगर कंप्रेस्ड करेंगे तो देखो एक हिस्सा कोई ऊपर उठ जाता है, कोई हिस्सा नीचे चला जाता है। इसको ऐसे खींचते हैं तो देखो कोई हिस्सा नीचे चला जाएगा या कोई नीचे बगल के हिस्से नीचे चले जाएंगे। ये जो आकृतियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं और ये आकृतियाँ लंबे करोड़ों सालों में बनती बिगड़ती रहती हैं। इसी को हम बहुत सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। कभी आपने किसी तार को लिया होगा, जो सॉफ्ट तार होता है उसे हम दबाते हैं तो कई सारे उसमें ऐसे कर्व बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम सामान्य भ्रंशन को यानी जो तनाव बल के कारण होता है उसको देखते हैं। तो इसका मतलब हम ये दिखाने की कोशिश की गई इस चित्र में कि ये वाला जो हिस्सा था वो इसके साथ था, मतलब यहाँ पे था, लेकिन ये तनाव बल ने यहाँ पे काम किया
तो ये भ्रंश कगार बन गई और ये वाला हिस्सा जो मतलब ये वाला हिस्सा नीचे आ गया, ये खिसक के हिस्सा नीचे आ गया और ये अपने स्थान पर रहा और ये नीचे आ गया। तो देखो ये हिस्सा इसके साथ जुड़ा होना चाहिए था, ये इतना ऊपर होना चाहिए था, नीचे आ गया। तो ये जो ये ढाल बनी है तो उसे अपन भ्रंश कगार बोलते हैं। कगार आप समझते हो ना, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हो तो ग्रामीण क्षेत्र में कगार का आप जानते हो। कगार का मतलब होता है ढाल, तीव्र ढाल, मतलब ऐसी ढाल। इसके बाद जो है ना, जैसे नदी में कभी कूदे होगे, नदी में कूदे होगे तो नदी का जो किनारा होता है, जो बैंक होता है, यानी ढियारा होता है नदी का, उस पर से वो जो पानी नीचे बहता है, किनारा ऊपर की तरफ होता है, मतलब ऊपर होता है, उस किनारे से अपन जंप लगाते नदी में तो वो कगार होता है कि भाई कहाँ कगार तक पहुँच गए थे, गिरने ही वाले थे। बात समझ, कुछ लोग जो है ना नदी में जाते हैं फिसल जाते हैं, तो क्या है, कगार से फिसल जाते हैं, तो आप कगार समझ रहे। तो यहाँ पर सामान्य भ्रंशन में क्या देखते हैं, सामान्य भ्रंशन तनाव बल के कारण होता है। और ये जो ये चित्र दिया गया है इसको अपन कगार बोलते हैं, ये वाले हिस्से को कगार बोलते हैं। ये हिस्सा जो है ना ये नीचे आ गया है, ये हिस्सा अपनी ऊपर चढ़ जाएगा तो अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। तो ये क्या था, तनाव बल के कारण जो है ना इस प्रकार का भ्रंशन होता है। यानी सामान्य भ्रंशन किसके कारण होता है, तनाव बल के कारण होता है। अब इसमें क्या होता है कि तनाव बल के कारण जब हिस्सा होता है तो एक खंड उसका क्या होता है, नीचे गिर जाता है। अब एक खंड नीचे गिर जाता है तो अब मैंने कहा देखो, जैसे ये सामान्य धरातल था, एक खंड नीचे गिर गया, एक खंड नीचे गिर गया तो एक हिस्सा उसका देखो जे बढ़ गया, एक हिस्सा उसका जे बढ़ गया और एक हिस्सा तो जे था ही। मतलब अभी जो सामान्य ऐसा था अब ये नीचे गिर गया तो देखो इसका जो टोटल क्षेत्रफल अगर हम देखते हैं तो ये क्षेत्रफल उतना ही रहेगा, ये क्षेत्रफल उतना ही रहेगा, ये जो गिरावट है इसका जो और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि जो सामान्य भ्रंशन होता है, सामान्य भ्रंशन में भूपटल का जो है ना वो प्रसार होता है कि भूपटल जो है ना कम हो जाता है, भूपटल का यहाँ प्रसार होता है। देखो ये जो कगार आई है, ये कगार का जो क्षेत्रफल है, ये कगार का क्षेत्रफल इसमें बढ़ गया। यानी पहला क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यहीं से उठता है कि सामान्य भ्रंशन में जो है ना वो भूपटल यानी जमीन का क्या हो जाता है, प्रसार, यानी आयतन बढ़ जाता है, प्रसार हो जाता है। तो एक चीज क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मेट हुआ। अब इसके बाद आता है उत्क्रम भ्रंशन। उत्क्रम भ्रंशन में संपीड़न बल कंप्रेस्ड फोर्स के कारण होता है। कंप्रेस्ड फोर्स मतलब दोनों तरफ से बल लग रहा है। तो अब जब दोनों तरफ से बल लगेगा तो होता क्या है कि जो सामान्य धरातल था वो दोनों तरफ से बल लगा तो एक हिस्सा नीचे चला जाता है, एक हिस्सा उसके ऊपर चढ़ जाता है। मतलब इस प्रकार से जो जमीन थी ये ऊपर चढ़ गया, ये नीचे चला गया। अब स्वाभाविक सी बात है, एक हिस्सा उसके नीचे चला गया, एक ऊपर चढ़ गया, तो इसमें आयतन कम हो जाता है। तो एक क्वेश्चन यहीं से होता है, उत्क्रम भ्रंशन में जो है ना क्या होता है, आयतन यानी भूपटल का आयतन घट जाता है, यानी कम हो जाता है। और ये किसके कारण होता है, ये जो आपका जो है ये मतलब संपीड़न कंप्रेस्ड फोर्स के कारण होता है। ये उत्क्रम भ्रंशन का जो है ना उदाहरण है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जे वाली लाइन इसके साथ होना चाहिए थी, लेकिन जे हिस्सा इसका भारी था तो ये हिस्सा इसकी जमीन में चला गया, ये हिस्सा उसके ऊपर चढ़ गया, तो ये जो है ना कैसा भ्रंशन हो गया, संपीड़न के बल के कारण उत्क्रम भ्रंशन हो गया। बहुत सरल, आप अगर इन चीज़ों को समझते हैं तो बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब इन दोनों भ्रंशनों के जो कगार होते हैं, कगार का मतलब होता है एस्कारपोमेंट्स, एस्कारपोमेंट्स कगार बोलते हैं। जो कगार होते हैं इनका मतलब दोनों में देखो कगारों का निर्माण हुआ है। अगर ये नीचे धसक गया तब भी कगार का निर्माण हुआ, अगर एक के ऊपर दूसरा चढ़ गया तब भी कगार का निर्माण हुआ। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, मतलब ये सामान्य था, अगर एक के ऊपर एक चढ़ गया तब भी एक कगार का निर्माण हुआ, लेकिन ये अंदर चला गया, जितना बड़ा क्षेत्रफल कगार ने नहीं लिया उससे कहीं ज़्यादा ये अंदर घुस गया था, इसलिए इसका जो आयतन है वो घट गया था। और एक अगर नीचे खिसक गया था ऐसे तो देखो आयतन बढ़ गया था, यानी सामान्य भ्रंशन की बात कर रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे जो है ना इन जो कगारों के जो निर्माण होते हैं, इन कगारों के निर्माण से ही हमें लटकती घाटियों और जलप्रपातों का विकास होता है। देखो बहुत कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो उपरोक्त में से कौन से भ्रंशन में जो है ना जलप्रपातों का विकास होता है, निर्माण होता है, तो ये दोनों भ्रंशनों के कारण जो है ना जलप्रपात का निर्माण होता है। जलप्रपात कैसे, जलप्रपात मतलब वाटरफॉल से समझते ना, वाटरफॉल से कैसे होता है, पानी ऐसे सामान्य धरातल पर चढ़ता है, वो अचानक गिर जाता है तो कगार होगी तभी तो पानी गिरेगा, और इन दोनों में कगारें बनती हैं तो दोनों में पानी गिरेगा तो उसे अपन वाटरफॉल्स कह देते हैं। लटकती घाटियां आपने देखी होंगी, लटकती घाटियों का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक हो जाओ, ये आगे की तरफ जैसे ये हो गया तो ये ऐसे ऐसे जो है ना ये आकार बन गया, तो ये जो हिस्सा आता है ये लटकती घाटी है, ऐसे लगता है जैसे लटक रहा हो। तो आपने फिल्मों में देखा होगा, अब फिल्मों में आपने देखा होगा, आपने जैसे कहू ना प्यार है, कहू ना प्यार है का जो वो टापू था, वो
टापू में देखो आप सीन को, उसमें एक पत्थर दिखाया गया, उसमें एक पत्थर देखो किस प्रकार से जो है ना समुद्री जल ने और वायु राशि ने उस पत्थर को काट के ऐसा 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 और फिर ऐसा बना दिया, ऐसी एक आकृति बना दी थी, ऐसे घूम के आया था। क्या क्या कटाव होगा उसका, आप सोचो कितने करोड़ों साल से वो पत्थर काटा हो गया होगा। और फिर इसके बाद जो जहाँ पानी भरा हुआ था उनके जो आकृति को देखते हो तो वो जो भूखंड है वो भूखंड हमें ऐसा ऐसा इस टाइप से ऐसा फिर ऐसा दिखता है, मतलब आगे का हिस्सा हमें ऐसा दिखता है लटकता हुआ कि फ्री होल्ड है। अपना छज्जा होता है, अपने छज्जे को देखो, मकान का छज्जा जो है ना वो जो कगारों की तरह बनता था, तो आजकल तो मकान के छज्जे बने हुए फ्लैट बनते, ऐसे बनते हैं, बाहर निकल लेते। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कगार बनता था, ऐसे कंगूरा बनते थे, कंगूरा बोलते हैं उसे, तो पहले कंगूरे बनते थे, ऐसी कगार बनती थी, ऐसे लटकती हुई कगार बनती थी, तो वो भी उसी का था। पुराने किलों में आप देखोगे, पुराने किलों में जो है ना छज्जे जो होते हैं वो फ्लैट नहीं होते हैं, पुराने किलों में छज्जे ऐसे लटके हुए रहते हैं, तो इस प्रकार की जो है ना वो बन जाती है। तो आप देख सकते हैं, मतलब हर चीज़ को अपन प्रैक्टिकल रूप से अगर देख लेते हैं तो अपन को सब कुछ समझ में आ जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, अपन को ये समझना पड़ता क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जानकारी आपको सबकी है, हर चीज़ आप जानती हैं। मुझे लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आती हो, बशर्ते आप उसे सर्च नहीं कर पाते, तलाश नहीं पाते। आता तो आपको सब कुछ है, समेट नहीं पाते इस चीज़ों को, मेमोरी में नहीं रख पाते चीज़ों को, मतलब ज़्यादा दिमाग चला नहीं पाते हैं। तो इन चीज़ों को अपन को देखना है। तो अब देखो, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों हिस्सों से लटक जाती है आपका जो है ना वाटरफॉल्स के डेवलपमेंट होता है। अब इसमें हम कैसे देखते हैं, देखो हमारा पश्चिमी घाट है, तो हमारा पश्चिमी घाट देखो, पश्चिम का जो तट है हमारा है, जो सागरीय तट है आप देख रहे हैं, तो पश्चिमी घाट में हमने देखा कि पश्चिमी घाट में हमारी ये ढलान ऐसे गई और ये ढलान एकदम कर्व ली है, ऐसे कर्व ली है। तो पश्चिमी घाट, विंध्यन कगार आपने देखा होगा, विंध्यन पर्वतमाला को अगर हम देखते हैं तो देखो ये गंगा का मैदान चल रहा है, फिर ये बुंदेलखंड का उच्चावच चल रहा है, बुंदेलखंड का पठार, और फिर इसके बाद विंध्यन का चल रहा है पर्वत श्रेणी। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी की ये कगार ऐसी जाती है और फिर ऐसे कर्व लेती है। कभी आप बॉम्बे का हो, झांसी से अगर बॉम्बे की तरफ जाती हो तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे हम पहाड़ों में घूम रहे हैं, इस टाइप से ऐसे ऐसे घूम के आपको निकलना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो वो क्या है, वो विंध्यन कगार इसी का उदाहरण है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में मान लो जब कोई ऐसा हो कि सोपानी चीज़ें हो, सोपानी स्टेप बाई स्टेप सोपानी को बोलते हैं, बहुत आसान है। देखो आपने देखा होगा, जैसे कॉमन लैंग्वेज में मैं आपसे कहूँ कि सोपानी कृषि कहाँ होती है, तो आप कहते हैं कि पहाड़ों पे, या आपके हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या आपके जम्मू कश्मीर में सोपानी कृषि होती है। सोपानी मतलब स्टेप कृषि, मतलब उनके जो खेत होते हैं, खेत क्या होता है, जैसे पहाड़ होते हैं तो पहाड़ को ऐसा काटा और खेत बना दिया, इसके बाद फिर उसके नीचे एक खेत बना दिया, उसके नीचे एक खेत बना दिया, उसके नीचे एक खेत बना दिया। तो ये क्या है, सोपानी कृषि, मतलब भूखंड जो है ना वो स्टेप, सीढ़ी नुमा कृषि बोलते हैं उसे। तो भाई उसी की तो बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सोपानी कृषि है, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी क्षेत्र में एक स्टेप आता है, एक पहाड़ का स्टेप आया, फिर इसके बाद दूसरा भ्रंशन का स्टेप आया, फिर तीसरे भ्रंशन का स्टेप आया, फिर चौथे भ्रंशन का स्टेप आया। इस प्रकार से भ्रंशन के स्टेप आती रहती हैं। तो ये जो है ना सोपानी भ्रंशन कहलाते हैं, स्टेप वाइज। इनकी जो है ना ढाल एक तरफ ही होना चाहिए, मतलब सोपानी का ऐसा नहीं है कि ये ऐसा आया, ये ढाल इधर को हो गई, फिर इसकी ढाल इधर को हो गई, उल्टी ढाल नहीं होती उसकी, ऐसी ढाल हो गई, फिर ये चढ़ता है मंद ढाल में, फिर तेजी से ढाल होती है, फिर मंद ढाल में चढ़ता है, फिर तेजी से ढाल होती है। इस प्रकार की इसकी ढालें होती हैं। तो उसे अपन जो है ना क्या कहते हैं, सोपानी भ्रंशन कहते हैं। अब बात आती है ट्रांस करंट की। देखो ट्रांस करंट को हम कैसे देखते हैं, ये तीसरा जो चित्र है ना, ये ट्रांस करंट का है। इस ट्रांस करंट में क्या हो रहा है कि देखो अभी तक अपन ने कंप्रेस्ड फोर्स लगाया था या टेंशन फोर्स लगाया था, अब अपन को क्या करना है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाना है। परपेंडिकुलर फोर्स का मतलब होता है कि देखो अगर ये भूखंड है, इस भूखंड को अगर मैं ऐसे खींच रहा था तो टेंशन फोर्स था, ऐसे दबा रहा था तो क्या था, कंप्रेस्ड फोर्स था। अगर मैं इसको इधर को खींचूँ, इसको इधर को खींचूँ, ऐसे खींचूँ, मतलब परपेंडिकुलर, ये इधर को खींचूँ, ये इधर को, अगर मैं इस प्रकार से खींचता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये एक हिस्सा ऐसे कर्व ले जाएगा, इस प्रकार से कर्व ले जाएगा। तो ये देखो ये वाला जो हिस्सा था, ये देखो चल तो रहा फ्लैट, लेकिन ये क्या है, ये भ्रंशन जो है ना इधर है, ये ऐसा था हिस्सा हमारा जो ऐसा कर्व ले गया और ये इस टाइप का ऐसा कर्व बना दिया। तो इसे अपन जो है ना क्या कहते हैं, इसे अपन को मतलब ये ट्रांस करंट कहते हैं, ट्रांस करंट इसको कहते हैं। तो आपने ये ट्रांस करंट समझ लिया होगा, यानी इस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। अब यहाँ पे जो है ना क्या होता है, जब किसी स्थान पर दो विपरीत दिशाओं से, दो अलग अलग दिशाओं से परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो इस प्रकार की उसका निर्माण होता है। अब इसके बाद बात करते हैं, मान लो तो
कोई स्थान ऊपर भी उठ सकता है, देखो परपेंडिकुलर में ऊपर भी उठ सकता है, कोई स्थान नीचे भी जा सकता है। ट्रांसकरेंट में हो सकता है कि ऊपर उठ जाए भूखंड, हो सकता है कि नीचे चला जाए, यानी दब जाए, नीचे चला जाए, दब जाए, तो इस टाइप से जो है ना ये ट्रांसकरेंट। अब बात आती है कि जैसे इसका जो एग्जाम्पल क्या है, तो देखो कैलिफोर्निया का जो सान एड्रियास है, सान एड्रियास है, ये ट्रांसकरेंट का एक बड़ा एग्जाम्पल है। इसके बाद जो है ना हिमालय में आपने देखा होगा पौड़ी गढ़वाल, यानी गढ़वाल क्षेत्र और उत्तरकाशी क्षेत्र, ये ट्रांसकरेंट का उदाहरण है। अब गढ़वाल क्षेत्र को आप देखो यहाँ पे ये पर्वत है, बीच में जो है हिस्सा कैसा है, ऐसा कर्वलिंग है, फिर एक पर्वत की श्रृंखला, बीच में हिस्सा कर्वलिंग है, फिर आप पूरा हिमालय को देखो स्टेप वाइज उतरता है पूरा, ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद जो है ना वही ट्रांस हिमालय में क्या है, ट्रांस हिमालय में देखो ट्रांसकरेंट है, ट्रांसकरेंट की ट्रांस हिमालय में बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमें आपका गढ़वाल, उत्तरकाशी क्षेत्र, ये इसी के उदाहरण है। और इसके अलावा जो है ना और अनेक स्थल आकृतियाँ बनती हैं इस सिस्टम से, इस ट्रांसकरेंट से बहुत सारी आकृतियाँ, जैसे भ्रंश कगार बन जाती है, जैसे भ्रंश घाटी बन जाती है, रैंप घाटी बन जाती है, हॉर्स्ट घाटी बन जाती है, इस प्रकार की घाटियों का निर्माण हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं, अब इन प्रॉपर घाटियों को देखते हैं कि घाटियों का अपना रोल कैसा रहा है। तो मैंने जैसे देखो ये आपको जो है ना कुछ एग्जाम्पल बना के दिए हैं, तो आप देख रहे हैं एक रैंप घाटी, भ्रंश घाटी, ब्लॉक पर्वत, हॉर्ज पर्वत, इस प्रकार की जो आकृतियाँ बनती हैं। तो इसमें हम अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, बहुत आसान है। कभी आप अपने ज़मीन पे, कभी आसपास के क्षेत्रों में आप चीज़ों को देखिए और एक कल्पना कीजिए कि एक्चुअल में इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। अगर आप कल्पना करते हैं तो बहुत आसानी से आप चीज़ों को पकड़ सकते हैं, बशर्ते इर्द गिर्द की चीज़ों को ज्योग्राफी के हिसाब से सोचने के नज़रिए से आप देखिए तो आपको पता लग जाता है। अगर आपके यहाँ सामान्य धरातल है और बरसात हो रही, बम्पर वर्षा हुई, वहाँ पे पेड़ पौधे कम हो गए, मिट्टी को नहीं पकड़ पाई उनकी जड़ें, तो मिट्टी बहने लगती है, मिट्टी बहने लगती है तो एक खांचा बन जाता है, एक नाला बन जाता है। नाले के बाद जो है ना आगे आगे वो जो है ना एक बड़ी मात्रा में कई सालों बाद एक नदी का रूप ले लेती है, या कुछ नदियाँ होती हैं उन पर जड़ोलक छाते जाते हैं, वो नदियाँ समाप्त हो जाती हैं। ये प्रकृति की संरचनाएँ ये घटती बढ़ती रहती हैं, ये होती रहती हैं, इन्हीं संदर्भ में हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सामान्य धरातल है, दो किनारे के स्तंभ है, एक बीच का स्तंभ है, इन तीनों स्तंभों का मेन रोल रहेगा यहाँ पे। तो रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है, अपन इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश घाटी का निर्माण में देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ये जो बीच का हिस्सा है ये नीचे धसक गया। ये हिस्सा पहले ऐसा था, ऐसा सामान्य हिस्सा था, ये बीच का हिस्सा नीचे धसक गया और किनारे के स्तंभ अपनी जगह बने रहे और ये नीचे धसक गया। तो ये किस प्रकार की भ्रंश घाटी का यानी रिफ्ट वैली का इसने निर्माण कर दिया है। तो रिफ्ट वैली यानी जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टान नीचे धसक जाए और किनारे के स्तंभ अपनी जगह बने रहें, तो इस प्रकार से जो है ना रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। एक घाटियाँ लंबी, सकरी और गहरी होती हैं। कैसी होती हैं घाटियाँ? लंबी, सकरी, गहरी होती हैं। जॉर्डन की प्रसिद्ध घाटी में जो है ना मृत सागर जो है ना वो इसी का उदाहरण है। समुद्र तल से काफ़ी नीचे है मृत सागर। और अफ्रीका में अगर हम देखते हैं तो अफ्रीका के जो मतलब ईस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का पूर्वी भाग है जो, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रंश घाटी है। क्यों? क्योंकि वो कर्व इतना बहुत लंबा भ्रंश है। मतलब अफ्रीका, मिस्र, नील नदी भी उसी में बह रही है। देखो मिस्र से लेके और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण तक चला जाता वो भ्रंश घाटी। उस भ्रंश घाटी में सैकड़ों झीलें हैं, बहुत सारी झीलें हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन धसक गई वहाँ, किनारे की ज़मीन अपनी जगह रह गई, वो बीच की ज़मीन जो है ना वो किनारे जो साइड में है वो ज़मीन नीचे धसक गई। तो भ्रंश घाटी दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी अगर पूछ दिया जाए कहाँ पे है, तो अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। तो अफ्रीका में देखो न्यासा झील, रुडोल्फ झील, अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, टंगानिका झील, ये जो जितनी झीलें हैं, बहुत सारी झीलें वहाँ पे, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब जो है ना रिफ्ट वैली के उदाहरण है। यूएसए का जो है ना आपने डेथ वैली देखो होगा, मृत घाटी यूएसए की, तो मृत घाटी भी इसी का उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया के स्पेंसर की खाड़ी आपने देखी होगी, ऑस्ट्रेलिया बनाती है तो स्पेंसर की खाड़ी जरूर बनाती है अपन। स्पेंसर की खाड़ी का हिस्सा भी वो धसक गया है, तो वो जो है ना इसी का उदाहरण है। भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत में देखो नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी ये और दामोदर नदी घाटी का ऊपरी हिस्सा, मतलब गंगा के मैदान में उतरने वाली नदी नहीं, दामोदर नदी घाटी जब छोटा नागपुर के पठार में चलती है, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे भ्रंश घाटी के अंदर ही ये चलती
चलती है और फिर जैसी मैदान में आ जाती है तो ये जो है ना फैल जाती है, नदी अपना पानी फैला देती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पानी को बहुत ज़्यादा वहाँ से तो संभल के लेके आती है, पठारों में उसका पानी बहुत रहता है, धार भी तेज रहती है, और जैसे ही मैदान में आती है तो अचानक उसका पानी फैल जाता है, तो बंगाल के क्षेत्र में वो क्या कर देती, बाढ़ ला देती है, इसलिए उसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो आपने देखा होगा नर्मदा नदी कैसे बहती है, देखो नर्मदा के दोनों किनारों पर जो है ना पहाड़ियाँ चलती हैं और बीच से नर्मदा निकलती है, पहाड़ियों के बीचों बीच से निकलती है और देखो अरब सागर में गिर जाती है। ताप्ती भी देखो पहाड़ियों के बीचों बीच से निकलती है। तो ये जो जहाँ से निकलती है वो क्या है, वो भ्रंशन है। वो भ्रंशन कैसे देगा, जैसे मान लो ये एक हिस्सा है, ये हिस्सा है, तो मान लो ये सामान्य धरातल रहा था, ये सामान्य धरातल रहा था, ये वाला टुकड़ा जो है ना, ये वाला टुकड़ा ये रहा, ये वाला टुकड़ा ये रहा, तो ये जो ये किनारा नीचे गिर गया, जब ये किनारा नीचे गिर जाएगा और ये किनारा नीचे गिर जाएगा, बीच का हिस्सा अपनी जगह रहेगा, तो ये बीच का हिस्सा सतपुड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये बीच का हिस्सा, ऐसा ये सतपुड़ा कहलाएगा। और ये जो नीचे किनारा धसक गया था, इसमें से ताप्ती नदी बह जाएगी, और ये जो ऊपर का किनारा जो है धसका था, इसमें से नर्मदा नदी बह जाएगी। तो देखो ऊपर से नर्मदा, नीचे से ताप्ती और बीच में सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा के दोनों ओर से नदियाँ, तो सतपुड़ा क्या हो गया, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हो गया। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो नर्मदा घाटी और ये सब रिफ्ट वैली के उदाहरण है। मैं अभी आपको वैली पढ़ा रहा हूँ, मैं माउंटेन नहीं पढ़ा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ माउंटेन नहीं पढ़ा, वैली पढ़ा रहा हूँ, तो ये उसका उदाहरण है। अब इसके बाद हम अगले चरण में बात करते हैं कि रैंप घाटी क्या होती है। तो देखो रैंप घाटी को आपने देखा होगा, रैंप घाटी में क्या होता है कि बीच का हिस्सा तो अपनी जगह रहता है, लेकिन ये किनारे के स्तंभ जो है ना ऊपर उठ जाती हैं। मतलब बीच का हिस्सा अपनी जगह रहेगा, किनारे के स्तंभ ऊपर उठ जाएंगे, तो यहाँ पे जो है ना किसका निर्माण होता है, यहाँ पे रैंप घाटी का निर्माण होता है। यानी जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ जो है ना अपने स्थान पर रहता है और किनारे के स्तंभ ऊपर उठ जाती हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जो है ना संपीड़न बल के कारण होता है, कंप्रेस्ड फोर्स के कारण होता है ये जो घटना घटती है। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं हिमालय के सबसे बेहतरीन उदाहरण, दुनिया का सबसे अच्छा उदाहरण ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। अब हिमालय से उतरने वाली सभी नदियों के साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी घाटी को क्यों लेते, क्योंकि वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। अब देखो जमीन इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। अब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब इस एंगल से टकरा रही है, तो टकराहट में क्या होता है, भारतीय प्लेट भारी है, इंडियन प्लेट भारी है, तो वो जमीन में धसक रही है, चली जा रही है। और ये जो यूरेशियन प्लेट है जी हल्की है, तो हल्की है तो इसमें कर्व हो रहा है, इसमें कर्व होते जा रहे हैं, हिमालय ऊपर उठता चला जा रहा। तो पहले तो क्या था, एक सामान्य धरातल था, यानी हिमालय की उत्पत्ति से पहले यह सामान्य जमीन थी। सामान्य जमीन के नीचे जब प्लेट टकराई इंडियन यूरेशियन से, तो क्या ये जमीन ऊपर कर्व लेने लगी, ऊपर उठने लगी। जब ऊपर उठने लगी तो बरसात वगैरह तो होती ही रहती है, तो जो मतलब हिस्सा किनारे के ऊपर उठते चले जा रहे हैं, लेकिन जो सामान्य धरातल था, बीच का हिस्सा था, वो वहीं रह गया, वहीं रह गया। वो भी थोड़ा सा उठ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं उठ रहा, लेकिन उससे पानी निकल रहा था। जब उससे पानी निकल रहा था, यानी ब्रह्मपुत्र का या गंगा के साथ भी ऐसे ही है, यमुना के साथ ऐसे ही है, मतलब हिमालय से निकलने वाली हर नदी के साथ ऐसे ही है। वो भी सारी की सारी नदियाँ जो है ना रैंप घाटी का ही निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही ब्रह्मपुत्र के कगार ऊपर उठते चले जा रहे, तो देखो बहुत गहरी गहरी खाइयाँ दिखती हैं हमें, बहुत गहरी गहरी रैंप घाटियाँ दिखती हैं। अगर हम नीचे देखते हैं तो लगता है कि 1-1.5 किलोमीटर तक एकदम गहरी खाई है, और उसमें गौर से देखते हैं तो हमें लगता है कि वो बाप रे बाप पानी बह रहा है इसमें, तो मतलब नदी बहुत गहराई से बह रही है, 1.5 किलोमीटर नीचे नदी बह रही है। इस प्रकार की जो है ना परिकल्पना हमें कहाँ मिलती है, नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, और इस प्रकार की परिकल्पना जो है ना हमें हिमालय के अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। तो अब इसके बाद आता है हम माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्लॉक पर्वत को देखते हैं। अब देखो ब्लॉक पर्वत में क्या होता है कि ब्लॉक पर्वत का मतलब अभी मैंने आपको बताया था सतपुड़ा के लिए कि बीच का स्तंभ जो है ना, ये बीच का स्तंभ कहाँ रहे, अपने स्थान पर बना रहे, किनारे के स्तंभ नीचे धसक जाएं, तो इस प्रकार का एग्जाम्पल आ जाता है। देखो यहाँ पे आप देख सकती हैं, इस प्रकार का एग्जाम्पल आ जाता है, ये आ गया। देखो बीच का स्तंभ अपनी जगह पर रहा और ये जो किनारे के स्तंभ थे ये नीचे धसक गए, तो ये ब्लॉक पर्वत बन गया। आप फिर से समझ लो, ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है कि किनारे के स्तंभ नीचे चले जाएं, बीच का अपने स्थान पर है, तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हो जाता है। जैसे कि सतपुड़ा, देखो सतपुड़ा का ऊपर का हिस्सा, यानी सतपुड़ा का ये सतपुड़ा था, जैसे सतपुड़ा पर्वत था, तो इसका इस तरफ का हिस्सा जो है ना ये कहाँ धसक गया, इसके इस तरफ का हिस्सा धसक गया, दक्षिण वाले हिस्से में ताप्ती निकल गई, उत्तर वाले हिस्से में नर्मदा निकल गई, सतपुड़ा अपनी जगह पे स्थिर रहा। तो ये सतपुड़ा क्या हो गया, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हो गया। इसके अलावा जो है ना ब्लॉक पर्वत के लिए जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट है, जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज है, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज भी इसी का उदाहरण है। सियरा नेवादा,
सियरा नेवादा जो है ना अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, मतलब ये सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, हॉर्स पर्वत की। हॉर्स पर्वत के लिए देखो, आपने देखा होगा ये चित्र, ये हॉर्स पर्वत का है। हॉर्स पर्वत में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो बीच का हिस्सा है वो ऊपर उठ जाता है और किनारे के हिस्से अपने स्थान पर रहते हैं, यानी किनारे के हिस्से अपने स्थान पर और बीच का हिस्सा ऊपर उठ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंप्रेस्ड फोर्स लग रहा है। तो कंप्रेस्ड फोर्स के कारण जो है ना ये ब्लॉक पर्वत, हॉर्ज पर्वत का निर्माण होता है। जर्मनी का हॉर्ज पर्वत जो है ना इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो यहाँ तक आपने समझा है, हमने अभी तक रिफ्ट वैली पढ़ी है, हमने अभी तक रैंप घाटी पढ़ी है, हमने अभी तक ब्लॉक पर्वत पढ़ा है, अभी तक हमने हॉर्स पर्वत पढ़ा है। ये 4 हमने ये घाटी और पर्वतों को देखा है। बहुत सिंपल है। आ जाए उदाहरण, तो नॉर्थ ईस्ट की बात हो, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, रैंप घाटियाँ हैं और जो है ना आपकी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं रैंप घाटियों से होती हैं। रिफ्ट वैली कहाँ मिलेगी हमें, रिफ्ट वैली हमें मिलेगी कहाँ, स्पेंसर की खाड़ी, डेथ वैली, यानी भूखंड और सामान्य धरातल पे अगर उच्चावच हो तो यहाँ पे जो है ना देखो भारत में देखो ना वो नर्मदा, ताप्ती, ये कोई हिमालयी संरचना में तो आते नहीं है। हिमालयी संरचना से हो तो सीधे पटक दो रैंप घाटी के उदाहरण होंगे, चाहे कोई भी पूछे। वो सामान्य धरातल में जो उच्चावच होता है वहाँ पे पटक दो कि रिफ्ट वैली होगी। और आपका जो है ना ब्लॉक पर्वत क्या होगा, ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है बीच का हिस्सा अपनी जगह रहे, किनारे के नीचे दसक जाए तो ब्लॉक पर्वत, और बीच का किनारे के हिस्से अपनी जगह रहे, बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाए तो क्या हो जाएगा, आपका हॉर्स पर्वत हो जाएगा। बस इतनी सी चीज़ समझना थी, तो मुझे लगता है ये चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं। कोशिश करो इनका चिंतन करने के लिए। अब देखो ज्योग्राफी में मैप टू बी मस्ट, मैप अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से इन चीज़ों को आप समझते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे करके बनाओगे, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, कुछ भी हो, सब आपको बनाना है धीरे धीरे, सब आपको बनाना है। तो पूरा ब्रेन में फ्रेमिंग होगी। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का कितना भी टफ पूछ ले, कितना भी सरल पूछ ले, क्वेश्चन आपके हाथों से नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते आप मैप वर्क पे कमांड करते रहें, मैप वर्क बनाते रहें। अगर आप मैप वर्क बनाते रहते हैं तो ज्योग्राफी से आसान कोई विषय नहीं होता है। इसके लिए तो फिर आप एक बार फिर से मैप वर्क पर डे कोशिश कीजिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाइए, बहुत बड़ी ब्लंडर चीज़ें नहीं बनाना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाइए। 15-20 मिनट भी अगर आप रोज मैप को देते हैं, एटलस को देते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 6 महीने में आपसे बेहतरीन कोई कंपटीटर नहीं होगा इस फील्ड का, ज्योग्राफी के क्षेत्र का। कल फिर मैं किसी नए टाइटल के साथ आपसे मिलता हूँ।